नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हो, आज चुनाव के नतीजे आने थे। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, ये आप देख सकते हो, आसाम हो गया, केरला हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी का रिजल्ट आना था। जहां तक अगर हम ओवरऑल बात करें तो आसाम में तो आप सब जानते हैं कि जो बीजेपी है वो पावर में थी, वो फिर से वापस लौट रही है। केरला में लेफ्ट की सरकार थी, वो यहां पर जा रही है और कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बनाएगी। पुडुचेरी में अगेन बीजेपी वापस आ रही है। तमिलनाडु काफी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है। एक्टर विजय, आपने सुना होगा, टीवीके जो उन्होंने पार्टी फॉर्म किया था, वो मेजॉरिटी के काफी नजदीक आ चुके हैं। देखना होगा कि क्या वो मेजॉरिटी को क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं, अदरवाइज थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो डीएमके थी वो काफी बुरी तरह से आ रही है, वो 3rd नंबर पर आ गई है, और जो एआईडीएमके है वो आपका 2nd नंबर पर है। और जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, जो हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत लंबे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जैसे कि लेफ्ट का रूल हुआ करता था उस समय। उसके अलावा यहां पर जो ममता बनर्जी हैं वो पिछले 15 साल से पावर में थी, और अब जो नतीजा सामने आया है उसके आधार पर वो यहां पर हार चुकी हैं चुनाव। क्योंकि देखो, अभी तो क्या है कि अभी फुल डिटेल जो रिजल्ट आना है वो बाकी है, लेकिन ये नंबर्स अगर आप देखोगे तो इससे ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कि पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है कि बीजेपी को काफी अच्छी खासी बहुमत मिली है। क्या है ना, वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स है, एक का भी नतीजा नहीं आएगा, तो टोटल 293 जो सीट्स हैं उनका नतीजा सामने आ रहा है। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो आपको मेजॉरिटी चाहिए करीब 147 148 सीट्स का, उसमें से ऑलरेडी बीजेपी के पास 190 के आसपास नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो तृणमूल कांग्रेस है वो 100 के भी नीचे आ चुकी है। राइट साइड में अगर आप मैप देखोगे तो यहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगी कि ऊपर का जो नॉर्थ बंगाल है, यहां पर पूरी तरह से स्वीप किया है बीजेपी ने। उसके नीचे अगर आप आओगे तो ये जो झारखंड से सटा इलाका और ये जो पूरा इलाका वेस्टर्न साइड का आप देखोगे तो यहां पर अच्छी खासी बढ़त हुई है बीजेपी को। और टीएमसी जो है, जो पिछले 15 साल से रूल कर रही थी वेस्ट बंगाल में, वो जाने वाली है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हुआ क्या वेस्ट बंगाल में, एग्जैक्टली किन वजहों से बीजेपी जीत रही है, टीएमसी हारी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से चीजें चलते आ रही थी। क्या है कि आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो नो डाउट यहां पर जो कांग्रेस है वो डोमिनेंट पार्टी की तरह हमेशा से रही, और 1977 तक कुछ वैसा ही चलता रहा। बीच में थोड़ा सा कोलिशन की भी गवर्नमेंट बनी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1977 तक यहां पर कांग्रेस का काफी इंफ्लुएंस था। लेकिन उसी दौरान अगर आपको याद हो तो यहां पर जो नक्सलाइट मूवमेंट हो गया, नक्सलबारी जो चीजें स्टार्ट हुई वेस्ट बंगाल में, इसकी वजह से जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो काफी प्रोमिनेंट हो गई। और इसी का नतीजा था कि 1977 से 2011 के बीच में लेफ्ट पार्टी की सरकार रही थी लगभग 34 इयर्स तक, सोच के देखिए। और इसमें सिर्फ 2 ही चीफ मिनिस्टर हैं यहां पर। 1977 से 2000 तक अगर आप देखिए तो ज्योति बासु थे, और उसके अलावा 2000 से लेकर 2011 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य यहां पर चीफ मिनिस्टर बने रहे वेस्ट बंगाल के। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, 2006 के आसपास जो टाटा प्लांट को लेकर पूरा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, तो इसकी वजह से वहां पर जो लोग थे वो अल्टीमेटली बदलाव चाहते थे, एंड दैट वाज द रिजल्ट कि 2011 में ममता बनर्जी सरकार बनाती हैं और 15 साल तक वो लगातार सत्ता में रहती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी की भी अपनी जर्नी रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। 2014 के पहले अगर आप देखोगे तो बीजेपी थी ही नहीं, ऑलमोस्ट, मतलब नेग्लिजिबल प्लेयर थी बंगाल के पॉलिटिक्स में। लेकिन एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का जो असेंबली चुनाव था। मतलब ये जो 2026 में हम असेंबली चुनाव देख रहे हैं, इसके पहले 5 साल पहले और उसके पहले 2019, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो 42 पार्लियामेंट्री सीट्स होती है वेस्ट बंगाल की, इसमें 18 सीट्स बीजेपी ने जीता था, तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू बताया गया। फिर 2021 में असेंबली के चुनाव में भी बीजेपी मेन ऑपोजिशन पार्टी बन गई। जो लेफ्ट पार्टी थी वो पूरी तरह से पीछे हो गई, यहां पर जो कांग्रेस है वो भी काफी हद तक खत्म हो गई। तो बेसिकली 2 प्लेयर्स यहां पर बने, टीएमसी और बीजेपी। और अल्टीमेटली आज के डेट में आप देख सकते हो यहां पर एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ है। मतलब ये एक जर्नी रही है बीजेपी की, कैडर वैक्यूम से वोट शेयर बढ़ाना, फिर ऑर्गेनाइजेशन को कंसोलिडेट करना और अल्टीमेटली पावर में आ जाना। अच्छा, यहां पर क्या क्या कारण रहे, इसके पहले आपको समझना होगा एंटी इनकम्बेंसी। क्या है कि जो टीएमसी है वो 2011 से रूल कर रही है ना, अब 15 साल तक आप
आप रूल कर रहे हो एक किसी स्टेट को और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज होगी। 15 साल तक लोगों के अंदर फटीग आएगा गवर्नेंस को लेकर, लोग भी थोड़ा सा सोचेंगे कि यार चेंज चाहिए हमें। तो इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं, लोगों के कई सारे ग्रीवेंसेस होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाए, और इसी की वजह से ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और भारत के पॉलिटिक्स में ये होता है, अगर आप 2-3 टर्म तक अगर यहां पर बने रहे सत्ता में, तो डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी आती है, अनटिल एंड अनलेस यहां पर आप कुछ स्ट्रांग वेलफेयर डिलीवरी लेकर नहीं आ रहे हो। मतलब कुछ ऐसा चीज लेकर आओ ताकि लोग वापस से रिवाइव हो जाएं, लोगों को लगे हाँ चीजें ठीक है, तो ही शायद आप उसके बाद पावर में आ सकते हो। लेकिन यहां पर ये एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से टीएमसी हारी और बीजेपी जीती है? सबसे पहला करप्शन। अगर आपको याद हो, कई बार यहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर कि किस तरह से रिक्रूटमेंट में इतने स्कैम्स हो रहे हैं, म्युनिसिपल हायरिंग में इरेगुलरिटीज हो रही है, सिंडिकेट सिस्टम बना हुआ है कि यहां पर अगर ये काम कराना है तो ये पैसा देना पड़ेगा। तो जो पॉलिटिकल इंपैक्ट था उसकी वजह से यही हुआ कि जो यूथ थे वो काफी इंपैक्ट हो रहे थे, जॉब लॉस हो रहा था, मिडिल क्लास का जो ट्रस्ट था ममता बनर्जी के ऊपर वो काफी हद तक इरोड हुआ। और इसी की वजह से मतलब मॉरल लेजिटिमेसी वर्सेस रिजीम कंटिन्यूटी ये मामला बन गया था। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि अब काफी हो गया, यहां पर हमें चेंज की जरूरत है। और बीजेपी ने सक्सेसफुली इसको काफी भुनाने की कोशिश की, करप्ट प्लस एंट्रेंस प्लस अनअकाउंटेबिलिटी। तो इसको देखते हुए वो पूरे इलेक्शन में आगे बढ़े। फिर इसके अलावा यूथ का एंगर, ये को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्राइसिस आती है, और स्पेशली वेस्ट बंगाल में जिनका अपना एक अलग इतिहास रहा है प्रोटेस्ट को लेकर, चीजों को लेकर। तो यहां पर जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिले हो रहे हैं, तो यूथ का रिस्पांस तो यही आएगा ना, वो प्रोटेस्ट मूवमेंट ज्वाइन करेंगे। जो आइडियोलॉजिकल वोटिंग पहले हुआ करती थी कि हम हमारा ये आइडियोलॉजी हम इनको वोट देंगे, उससे हटकर वो एस्पिरेशनल वोटिंग की तरफ आगे गए। और बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी ये थी, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आएगा, जॉब क्रिएशन होगा। तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी लगी जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी को उन्होंने एक चांस दिया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी का एक जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश भर में आप देखोगे वो है ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो लेवल तक वो चीजों को इंजीनियर करते हैं। मतलब वहां पर पन्ना प्रमुख सिस्टम देखने को मिलता है बीजेपी के अंदर, जिसमें बूथ कमिटीज जो हैं वो हर एक पोलिंग स्टेशन पर लगाई जाती हैं। डेटा ड्रिवन वोटर टारगेटिंग होता है कि किस तरह से एक एक वोटर को पकड़ना है, उनको समझाना है। या फिर यहां पर ये मायने इसीलिए रखता है क्योंकि बंगाल का जो इतिहास रहा है उसमें भी आपको देखने को मिलता था, पहले बूथ कैप्चर्स वगैरह होते थे, उससे हटकर अब बूथ के ऊपर कंट्रोल किसका है, तो वो काफी मायने रखता है। सो बीजेपी ने टीएमसी का जो ट्रेडिशनल ग्रासरूट डोमिनेंस था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल के अलग अलग रीजन्स को टारगेट करने की कोशिश की। एक तो सबसे बड़ी बात है नॉर्थ बंगाल, जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 में भी वो काफी स्ट्रांग थे। तो इस बार उन्होंने सोचा था कि एक भी सीट्स हम यहां पर लूज नहीं कर सकते। तो एथनिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो गोरखा है, और इसके अलावा बॉर्डर का भी इशूज था, डेवलपमेंट डेफिसिट था, तो बीजेपी ने इसको अगेन काफी भुनाया, और ताकि यहां पर जो है एक बड़ी सफलता हासिल हो सके। इसके अलावा जंगल महल, जो ट्राइबल वाला बेल्ट आप देख रहे हो ना यहां पर, जो झारखंड से बिहार से सटा हुआ रहता है, तो वहां पर भी हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जो मॉइस्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं, बीजेपी ने वेलफेयर की जो गैप्स थे उसको फुलफिल करने का प्रॉमिस किया है। यहां पर जो नेग्लेक्टेड रीजन था, बीजेपी यही कह रही थी बार बार कि देखो आप नेग्लेक्ट हो रहे हो, डेवलपमेंट आपके यहाँ नहीं हो रहा है, तो उसको हम यहां पर लेकर आएंगे। और जहां तक बाकी की जगह का सवाल है, अर्बन और जो सेमी अर्बन बेल्ट है, जो कि कोलकाता उसके आसपास की जो इंडस्ट्रियल टाउन्स वगैरह हो गए, तो वहां पर जॉब्स, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे इशूज थे। तो मिडिल क्लास का भी एंगर जो है वो काफी ज्यादा ट्रांसलेट हुआ एंटी टीएमसी वोट में, और इसीलिए बीजेपी को यहां पर बढ़त हासिल हुई। खैर, यहां पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी एक काफी मायने रखती है। हमारे देश में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में आप देखोगे तो बीजेपी भी यहां पर जो कोलिशन कर रही थी अपर कास्ट का, एससी एसटी कम्युनिटीज का, मटुआ कम्युनिटी, जो सिटीजनशिप को लेकर इशू बार बार आ रहा था बांग्लादेश की तरफ से, तो ये जो ओबीसी हो गए, जितने भी है ना, उनको एक साथ लेकर बीजेपी को पता था कि अगर हम इनको अच्छे से जो है चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर वोट आ सकता है। तो एक बड़ी सफलता बीजेपी को इसके अंदर मिली। वो उन्होंने सिटीजनशिप, बॉर्डर सिक्योरिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, ये सब मिलाकर जो है वोटर्स को अपने सामने रख दिया। फिर इसके अलावा टीएमसी भी काउंटर करने की कोशिश की, रीजनल आइडेंटिटी को लेकर, वेलफेयर नेशनलिज्म को लेकर। लेकिन अगेन बीजेपी ने अपना वोट कंसोलिडेट कर दिया, और जो टीएमसी का वोट था वो फ्रेगमेंटेशन हो गया।
खैर इसके अलावा वेलफेयर पॉलिटिक्स भी आपको पता ही होगा। हमने देखा है कि किस तरह से पैसे या फिर जो भी कह लीजिए बिहार चुनाव में किस तरह से 10-10 हज़ार रुपए दिए गए। तो यहाँ पर टीएमसी ने यहाँ पर क्या किया, जो स्कीम्स थे अलग अलग वेलफेयर वाले, चाहे वो कन्याश्री है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, लक्ष्मी भंडार हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन सबको आगे किया। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि देखो हम वेलफेयर को रिजेक्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड हम और बेटर डिलीवरी की बात करेंगे, करप्शन नहीं होगा, हम ऐसा प्रॉमिस करेंगे। करप्शन हमारे देश में कहाँ नहीं है, मतलब एक पार्टी बोलती है कि हम करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन आती है सत्ता में, उसके बाद फिर से करप्शन वगैरह जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल अगेन इसी तरह से चीज़ें चलती आ रही हैं। तो बीजेपी ने कहा कि हम जब आएंगे तो यहाँ पर करप्शन जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। तो आउटकम ये निकला कि जो वेलफेयर बेनिफिशियरीज थे वो स्प्लिट हो गए। जो हो सकता है ममता बनर्जी से खुश भी होंगे, उन्होंने भी यहाँ पर इस चीज़ को जो है कहा कि देखिए अब काफ़ी हो गया है, यहाँ पर हमें दूसरे पार्टी की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो टीएमसी ने एक प्रकार से जो मोनोपोली है वेलफेयर पॉलिटिक्स की, उसको लूज कर दी। लॉ एंड ऑर्डर का जो नैरेटिव है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। अक्सर आप देखोगे जब भी चुनाव होता है बंगाल में, मतलब इतनी हिंसा तो मुझे शायद कहीं देखने को नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा पॉलिटिकली वायलेंट वहाँ पर है चीज़ें। ऑपोजिशन का कहना है कि चीज़ें अनसेफ है, सिंडिकेट कंट्रोल है, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान कई बार यहाँ पर इस तरह के वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खून खराबा होता है, लोग मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोगों को भी लगा कि मे भी शायद अगर वो दूसरे पार्टी को चांस देंगे तो शायद आगे से इस तरह की फिर चीज़ें ना हो। इसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम और जो वोटर रोल डायनेमिक्स है वो भी काफ़ी रोल प्ले किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक तरफ अगर आप देखोगे जो अपोजिशन पार्टी है टीएमसी है, वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा रही थी कि जो एसआईआर है वो नहीं होना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन इस कुछ चीज़ को रोका नहीं गया। एसआईआर में लाखों लोगों के जो वोट्स हैं वो काटे गए। ऐसा नहीं है कि कोई जेन्युइन वोट, हो सकता है कुछ जेन्युइन वोट हो, लेकिन यहाँ पर लार्जली क्या था कि जो डुप्लीकेट वोट्स थे, जो वेस्ट बंगाल छोड़कर जा चुके थे, ठीक है, जिन्होंने ट्रांसफर ले लिया था, तो एसआईआर के अंदर यही सारी चीजें की गई कि उनके जो वोट्स हैं वो हटाए जाए। क्लीन अप एक्सरसाइज था बेसिकली। तो इसी की वजह से ये बताया जा रहा है, इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो वोटर टर्नआउट है वो 90% से ऊपर चला गया। वो एक बड़ा कारण है कि जो, क्योंकि वोटर आईडी बना हुआ है लेकिन आप वोट देने नहीं जाओगे तो हमेशा से यही होगा कि जो यहाँ पर वोटर परसेंटेज है वो कम हो जाता था। लेकिन इसका एक बड़ा रोल था जिसकी वजह से वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा हमें हाई देखने को मिला। और फिर इसके अलावा लीडरशिप का भी सवाल आ जाता है। वैसे अगर आप देखोगे बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा है सच वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं है, ऑल्दो शुवेंदु अधिकारी, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद वहाँ पर जा रहे थे, कह रहे थे कि हर एक जो सीट है उस पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की। बंगाल को नेशनल डेवलपमेंट से, सिक्योरिटी से, इन्वेस्टमेंट से, उसके साथ लिंक कर दिया। मतलब रीजनल इलेक्शन से ये क्वासाई नेशनल रेफरेंडम की तरफ आगे बढ़ता गया। और टीएमसी से भी बहुत सारे एरर्स हुए। यहाँ पर वेलफेयर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर गए कि इससे हम चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पर करप्शन के चार्जेस को काफ़ी हद तक रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, मतलब काफ़ी वीक रिस्पॉन्स होता था। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भी इशू बताया जा रहा है। बीजेपी का जो बूथ स्ट्रैटेजी था उसको वो फेल हो गए काउंटर करने में। तो ये कई सारे कारण हैं। बाकी अब देखते हैं एग्जैक्टली रिजल्ट में कितना नंबर्स आता है। देखो नंबर्स ऊपर नीचे थोड़े बहुत होंगे, लेकिन ओवरऑल अब तक समझ में आ चुका है कि यहाँ पर बीजेपी बड़ी बहुमत से जो है वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। कौन चीफ मिनिस्टर होगा, क्या होगा, कुछ इसको लेकर अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बरगा चलाया गया था, क्या आप बता सकते हो ये ऑपरेशन एग्जैक्टली था क्या? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच चाहते हो, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए प्रीलिम से लेकर मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाएगी। एंड ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।